हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो एमसीक्यू वीडियो लेकर के आया हूं, ये होगा क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 से। तो चैप्टर का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, एक उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाया है। हाँ, बहुत से क्वेश्चन अगर छूट गए होंगे तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा और दोबारा मैं उस पर वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ, मैंने आप लोगों के लिए अपने वेबसाइट पे क्विज़ सिस्टम बनाया है। आप उस क्विज़ को खेल सकते हैं, ठीक है, प्ले कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन को अपडेट करता रहूँगा और अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस बनाए हैं उस पर मैं आज आप लोग को एमसीक्यू कराऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहेगा और वीडियो भी पसंद आएगा। नए हैं अभी तक चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो मैं टोटल क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो है 39 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। और एक एक करके चलिए यहाँ पर टेस्ट देते हैं। तो देख लीजिए क्विज़ किस तरह से बनाया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की अभिरुचियों को दर्शाया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन है उदासीन नक्शे के द्वारा, केवल उपयोगिता के द्वारा, या फिर उदासीन नक्शे और उपयोगिता दोनों के द्वारा, और ना तो उदासीन नक्शे द्वारा और ना ही उपयोगिता के द्वारा। तो गाइस इसका जो सही जवाब होगा, उपभोक्ता की अभिरुचि जो है वो उपयोगिता के द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। गलत होगा तो रेड में वो बन जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सामान्यतः मांग वक्र होता है एक्स अक्ष के समांतर क्षैतिज रेखा, वाई अक्ष के समांतर ऊर्ध्वाधर रेखा और धनात्मक ढाल वाला या फिर ऋणात्मक ढाल वाला। तो ये सही होगा कि मांग रेखा जो होती है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ठीक है। यानी वो हमेशा बाएं से दाएं जो होती है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वस्तुओं की मांग घटती है, ठीक है। सामान्य वस्तुओं की मांग घटती है। सबसे पहले तो मैं सामान्य वस्तु क्या होता है बता देता हूँ। ऐसे वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ बढ़ती है और उपभोक्ता की आय घटने के साथ घटती है। तो ऐसे जो वस्तु होती है उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या है, उपभोक्ता की आय में कमी से बोला कि सामान्य वस्तुओं की मांग जो है वो घटती है। तो कैसा कंडीशन में घटना चाहिए, जब उपभोक्ता की आय घट जाएगी। तो अब देख लीजिए इसमें से उपभोक्ता की आय घटने का जो ऑप्शन है वो कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि से जी नहीं, उपभोक्ता की आय के घटने या बढ़ने दोनों से नहीं, उपभोक्ता की आय में कमी होने से। देख लीजिए जब उपभोक्ता की आय कमी होगी तब सामान्य वस्तु की जो मांग होगी वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता का सर्वोत्तम संतुष्टि वाला बिंदु स्थित होता है। अब देख लीजिए उपभोक्ता का जो सर्वोत्तम संतुष्टि का जो बिंदु होता है वो कहाँ पर स्थित होता है। इनमें से कोई नहीं, ये लास्ट में होना चाहिए था ऑप्शन, लेकिन फर्स्ट में है क्योंकि ये क्विज का जो ऑप्शन है ये चेंज होते रहता है, अपना जगह जो है ऑप्शन बदलते रहता है। आप जितने बार इस क्विज को प्ले करेंगे ऑप्शन हर बार आपको यहाँ पे चेंजेस मिलेगा उसका प्लेस, ठीक है। दोनों बजट रेखा व उदासीन वक्र के स्पर्श बिंदु पर, बजट रेखा व उदासीन वक्र के कटाव बिंदु पर। तो ये ऑप्शन सही होगा जहां बजट रेखा व उदासीन वक्र जो होगा यानी उदासीन रेखा एक दूसरे को जहां पे स्पर्श करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब की कीमत में वृद्धि से उसकी मांग में होने वाला परिवर्तन मांग में को दर्शाता है। तो देख लीजिए जब सेब की कीमत में वृद्धि हो तो उसकी मांग में जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे। देख लीजिए यहाँ पर क्या रहा है कि सेब की कीमत अगर बढ़ जाती तो जाहिर सी बात है उसकी मांग जो है वो क्या हो जाएगी, घटेगी। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कमी, प्रसार, वृद्धि या संकुचन। तो याद रखिएगा जब किसी वस्तु की मांग स्वयं की कीमत से प्रभावित होकर कम या अधिक होती है तो उसे हम लोग जो है संकुचन या फिर वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मांग में देखिए कीमत बढ़ गई है तो मांग घटेगी तो ये संकुचित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की आय में कमी के प्रभाव से मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग की कहते हैं, ठीक है। अब देखिए परिवार की आय में अगर कमी आ जाती तो सिंपल सी बात है कि आय घटेगी तो मांग भी क्या आ जाएगी, घट जाएगी। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि जब
वस्तु की कीमत से प्रभावित हो करके, वस्तु की मांग प्रभावित होती है जब स्वयं की कीमत से, और उसके बाद वो घटती या बढ़ती है। घटती है तो संकुचन कहलाएगी, बढ़ती है तो विस्तार कहलाएगी। लेकिन अगर अन्य कारणों से अगर उसकी मांग कम और अधिक हो रही है तो उसे कमी और वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो परिवार की आय अगर कम हो जाती है तो मांग भी क्या होगी, कम होगी। तो स्वयं की कीमत से तो प्रभावित हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आय कम होने से मांग कम होती है और उसे हम लोग कमी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कर की मांग, यहाँ पे कार होगा। ठीक है, कर हो गया यहाँ पे, तो कार की मांग में होगी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जो पेट्रोल है और वो कार है एक दूसरे का पूरक वस्तु कहलाएंगे ये लोग। ठीक है, तो अगर एक की कीमत में वृद्धि अगर होती है तो लोग दूसरे के मांग में कमी कर देंगे। तो देखिए पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है पेट्रोल कार का जो मांग होगा वो लोग कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी होगी। ठीक है, देखिए कम हो जाएगी। यदि मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है, देखिए जब मांग में जो परिवर्तन होता है अगर मूल्य के कारण होगा तो उसे हम लोग कीमत लोच बोलेंगे। ठीक है, कीमत से प्रभावित होगी तो वो कीमत लोच है, आय से प्रभावित होगी तो आय लोच होगी। ठीक है, और अगर अन्य कारकों से प्रभावित होगी तो उसे हम लोग आड़ी या तिरछी लोच बोलते हैं। तो यहाँ किससे प्रभावित हो रहे हैं, मूल्य यानी कीमत से, तो क्या बोलेंगे, कीमत लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत के अनुपात में हो तो उस वस्तु की मांग को क्या कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जब वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत के अनुपात में हो, यानी जिस अनुपात में मांग में परिवर्तन हो रही है उसी अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रही है, तो जाहिर सी बात है ऐसे मांग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई के बराबर लोचदार बोलेंगे। इकाई के बराबर, अब देख लीजिए इकाई के बराबर क्या है, यहाँ पर इकाई के बराबर लोचदार है, तो ये हो गया सही। ठीक है, अब देखिए उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। तो गाइस यहाँ पर गणनावाचक सिद्धांत पूछा जा रहा है, और गणनावाचक जो सिद्धांत है वो है हिग्स, सैमुएल्सन, मार्शल और पिगू। तो गाइस इसका सही जवाब होगा मार्शल। ठीक है, गणनावाचक सिद्धांत जो है उपयोगिता का, ये मार्शल ने प्रस्तुत किया था। मार्शल के अनुसार जो है उपयोगिता की गणना की जा सकती है। ठीक है, और इसकी गणना की इकाई है यूटिल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कौन से अर्थशास्त्र में। तो देखिए ये फर्स्ट चैप्टर में ही आपका उपयोगिता का व्यवहार के बारे में दे दिया है। ठीक है, फर्स्ट बुक में, और फर्स्ट बुक कौन सा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि दिया रहेगा, तो यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म रहे या व्यष्टि रहे दोनों सेम है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा। गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है, गोसेन का प्रथम नियम। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत, मांग का नियम या सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो इसका ये वाला सही जवाब होगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो गोसेन का प्रथम नियम है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करने की विधि है, तो इनमें से कौन किससे हम लोग सीमांत उपयोगिता को जो है माप सकते हैं। आप एक बार ऑप्शन को देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं सही जवाब इसका बता दे रहा हूँ। देखिए इसका सही जवाब होगा कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू इसका जो है सही जवाब होगा। अगला देख लीजिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। इसके बारे में भी मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी तब कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटते दर से। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी तब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तो कुल उपयोगिता है वो घटने लगेगी। ये तीन चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ये तीन संबंध को, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता क्या होना चाहिए, वो शून्य है, तभी कुल उपयोगिता अधिकतम है, तो सही जवाब क्या होगा, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है। अब सीमांत उपयोगिता जो विचार है इसका प्रतिपादन, मूल प्रतिपादन कहा जा रहा है, तो मूल प्रतिपादन जो है ये गोसेन है। ठीक है, इसीलिए गोसेन का प्रथम नियम भी इसे कहा जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, गोसेन। उपयोगिता का संबंध होता है लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से या सभी से, तो इसका सही जवाब होगा सभी। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ऑप्शन दिया है इनमें से सभी, तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर इनमें से सभी ही होता है। ठीक है, उपयोगिता की माप की जा सकती है, तो आप उपयोगिता की माप
किसके द्वारा करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर मैं आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए, उपयोगिता का माप हम लोग कर सकते हैं और उसका सबसे अच्छा मापक जो है वो है मुद्रा। और यही कारण है कि हम लोग बाजार में जब भी कोई सामान को खरीदते हैं तो उसके उपयोगिता के अनुसार ही हम लोग उसका मूल्य देने को तैयार होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुद्रा के द्वारा उसे मापा जा सकता है। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। वस्तु में छुपी हुई एक गुण होती है जो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है, ऐसे गुण को हम लोग कहते हैं उपयोगिता, ठीक है। क्या कहते हैं, उपयोगिता। देख लीजिए, ये उपयोगिता वाला आंसर सही होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस क्विज को प्ले कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आप ऑप्शन को कभी भी रटिएगा मत, ठीक है। क्योंकि इस क्विज में क्या है कि ऑप्शन इसका ऑटोमेटिक जो है वो अपना जगह चेंज कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक वस्तु के हम लोग कई सारे इकाई का अगर प्रयोग करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से बहुत सारे इकाइयों का प्रयोग करते हैं और सभी इकाई से हमें कुछ ना कुछ उपयोगिता मिलेगी। तो अगर सभी उपयोगिता को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल उपयोगिता, यानी टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता बोलेंगे। क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत जो है वो पूछा जा रहा है किसने दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे भी डाउट है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हिग्स एवं एलन होगा, बट मार्शल और गोसेन का भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे हिग्स एवं एलन को सही करता हूँ। सही है तो ठीक है, नहीं तो आंसर आपको मालूम चल जाएगा। तो ये सही है, उपयोगिता का जो क्रमवाचक सिद्धांत है वो हिग्स और एलन के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है। तो ह्रास नियम ये तो गोसेन का प्रथम नियम है, तो इसका प्रतिपादन भी किसने किया होगा, गोसेन ने। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है। 4 ऑप्शन दिया, आप ऑप्शन को देख लीजिए, तब तक मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई भी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वो किसी वस्तु के लिए कोई मूल्य चुकाता है और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर हो जाती है या उपभोक्ता उसे कर देता है, तब वो संतुलन की अवस्था में होता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट से आप अगर 10,000 का एक मोबाइल लेते हैं तो उसको आप तब तक यूज़ करेंगे जब तक कि आपका 10,000 रुपया वसूल नहीं हो जाता। अगर ऐसा करने में आप सक्षम हो जाते हैं तो फिर आप जो है संतुलन की अवस्था में होते हैं। इसका मतलब ये है कि उपयोगिता जो होगा वो मूल्य के बराबर होना चाहिए, ठीक है, सीमांत मूल्य के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है, सीमांत उपयोगिता जो है मूल्य से कम होगी, सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर होगी। देखिए यहाँ पे दे दिया MU बराबर क्या है, प्राइस है, यानी उपयोगिता और मूल्य जो है आपस में बराबर है, तो ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वस्तु में जो गुण होती है जिससे मानव की इच्छा या आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है, ठीक है, उसे हम लोग उपयोगिता के नाम से जानते हैं, उस गुण को। तो उपयोगिता इसका सही जवाब होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा मेहनत आप भी कर सकते हैं, 1 सेकेंड लगेगा, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, इसके बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ कि 3 संबंध आपको याद रखना है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता जो है वो बढ़ती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। यहाँ पे क्या बोला है, सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होगी, घटने लगेगी, ठीक है। देखिए 0 होती है, घटती दर से बढ़ती है, घटने लगती है, अधिकतम होती है तो क्या हो जाएगा, घटने लगती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और हाँ, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे से देखिए, ठीक है, या फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक होता है, वस्तु की इच्छा, साधन व्यय करने की तत्परता, इनमें से सभी, और एक निश्चित मूल्य। तो जाहिर सी बात है कि मांग में कौन सा, मांग तभी बनता है जब किसी वस्तु को खरीदने की मानव में इच्छा हो तथा उसे खरीदने के लिए उसके पास संसाधन हो और उसे खर्च करने पे तत्पर हो, ठीक है। और दूसरा,
उस वस्तु का एक निश्चित मूल्य भी होना चाहिए, यानी तीनों का तीनों होगा यहाँ पे, यानी ऑल ऑफ दिस। मैंने पहले भी कहा जहाँ पे ऑप्शन इनमें से सभी होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर इनमें से सभी ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मांग वक्र का ढाल होता है। ये क्वेश्चन भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मांग वक्र का जो ढाल होता है वो कैसा होता है, तो वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है, यानी बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ठीक है। बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है वो, देखिए, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है वो, ये सही जवाब होगा इसका। किस प्रकार की वस्तुओं में मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। देखिए, मांग का नियम क्या कहता है, वस्तु का कीमत कम होगा तो मांग बढ़ जाएगा, और वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी मांग और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। बट ऐसी कौन से वस्तुएं हैं जिसके कीमत में कमी होने से उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी, तो गाइस ये वही वस्तु होती है जिसकी हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, अनिवार्य वस्तुएं, ठीक है। इसके मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या घट जाए, हमें न्यूनतम जितनी मात्रा की ज़रूरत होती है उतना हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अनिवार्य वस्तुएं। इसकी कीमत बढ़ने घटने पर जो है ना, इसके मांग को प्रभावित बहुत कम करती है, मतलब ना के बराबर करती है। देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन से हैं, मांग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, रुचि, आय में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन, या इनमें से सभी। देख लीजिए, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ये ऑप्शन सबसे नीचे होना चाहिए था लेकिन ये बीच में है। तो ये क्विज जो मैंने बनाया इसका सिस्टम ये ऐसा है कि ऑटोमेटिक इसके ऑप्शंस का जो प्लेस है वो हर बार चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, ठीक है। देखिए, वस्तुएं जब वो एक दूसरे के बदले प्रयोग होते हैं, ठीक है, यानी एक के स्थान पे दूसरा का प्रयोग किया जा सकता है, तो ऐसे वस्तु को हम लोग स्थानापन्न कहते हैं। लेकिन अगर एक साथ यूज होगा तो उसको पूरक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अभी मुझे वीडियो बनाना है, ठीक है। अब वीडियो बनाने के लिए मैं मोबाइल का भी यूज़ कर सकता हूँ और अलग से कैमरा का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए ये दोनों एक दूसरे का जो है स्थानापन्न है, ठीक है। मोबाइल अगर नहीं हुआ तो कैमरा, कैमरा नहीं है तो मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक दूसरे का स्थानापन्न है। मुझे अब कुछ अभी मॉर्निंग में उठ करके कुछ पेय पदार्थ पीने की आदत है, तो मान लीजिए मैं कॉफ़ी पीता हूँ, अगर कॉफ़ी नहीं मिला तो मैं चाय से काम चला लूँगा। तो ये एक दूसरे का स्थानापन्न है। और पूरक क्या होता है, जो एक दूसरे के साथ में प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे चाय के साथ चीनी का प्रयोग होता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के साथ सिम कार्ड का प्रयोग होता है, तो ये एक दूसरे का पूरक वस्तु हो गया। बट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जो एक दूसरे के बदले होता है, मतलब एक के स्थान पर दूसरा का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, स्थानापन्न वस्तु है। अगला क्वेश्चन, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, ठीक है। पी एक्स डी एक्स बराबर पी एक्स डी एक्स बराबर एफ इंटू पी एक्स, ठीक है। और इसके बाद है पी एक्स बराबर एफ, तो सही जवाब होगा इसका डी एक्स बराबर एफ इंटू पी एक्स, ठीक है। डी एक्स एक्स वस्तु का मांग है, एफ जो है वो फलन है, और पी एक्स जो है ये मतलब मांग को निर्धारित करने वाले यानी प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है, विभिन्न कारक। तो ये सही जवाब होगा। अब देख लीजिए, जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह कहलाती है। देखिए, जब क्या होगा, एक वस्तु की कीमत से दूसरा वस्तु का मांग अगर प्रभावित होगा, फॉर एग्जांपल क्या है कि यहाँ पर मैं चीनी के कीमत में अगर वृद्धि कर देता हूँ और इससे चाय के मांग को कोई प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे वस्तु को जो है ना हम लोग आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं, आड़ी या तिरछी मांग, ठीक है। अब देख लीजिए आड़ी या तिरछी मांग कहाँ पर है, तो ये रहा आड़ी या फिर तिरछी मांग, ये सही जवाब होगा। देखिए, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है, ठीक है। जो सामान्य कीमत होता है, ठीक है, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। तो देखिए, सामान्य जो वस्तु होता है उसमें वस्तु की कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है, यानी कीमत अगर घटेगा तो मांग बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ गया तो मांग घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विपरीत संबंध यानी उल्टा संबंध, इसको ऋणात्मक संबंध भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए विपरीत संबंध दिया हुआ है, तो ये सही जवाब होगा। अब देख लीजिए, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं। अब किन कारणों से मांग में कमी आती है, क्रेताओं की संख्या में कमी, आय में कमी, उपभोक्ता के रुचि में कमी, या इनमें से सभी। तो गाइस देख लीजिए, इनमें से सभी आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु का अगर कम खरीदने वाला आदमी रहेगा तो मांग उसका कम हो जाएगा,
आय अगर यानी किसी आदमी का अगर पैसा अगर कम हो जाएगा तो भी वो मांग कम करेगा, और किसी व्यक्ति का किसी सामान में खरीदने में ज़्यादा रुचि नहीं है तो वो कम मात्रा खरीदेगा, तो इसमें भी मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। 34 क्वेश्चन हो चुका है, 5 क्वेश्चन और करना है हमें। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगा? तो कॉफ़ी का मूल्य यानी कॉफ़ी का दाम बढ़ा देते तो चाय का मांग क्या होगा? जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे का स्थानापन्न है, और स्थानापन्न में जो होता है वो सीधा संबंध होता है। ठीक है, स्थानापन्न में एक्स वस्तु का कीमत और वाई वस्तु के मांग में सीधा संबंध होता है। तो इसलिए कॉफ़ी का मांग क्या हो जाएगा, कीमत जो है बढ़ जाएगा, तो आदमी कॉफ़ी पीना कम कर देंगे उसके जगह पे, क्योंकि उन्हें महंगा लगने लगेगा, और उसके जगह पे वो चाय पीना स्टार्ट करेगा, तो चाय का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कॉफ़ी का कीमत बढ़ा तो आदमी कॉफ़ी के जगह पे अब चाय पीने लगा, तो चाय का मांग क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ती है, यहाँ पे सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मांग में संकुचन तब होता है जब, मैं पहले भी आपको बता चुका, जब मांग वस्तु की कीमत से प्रभावित होकर कम या अधिक होती है। ठीक है, तब उसे हम लोग, अगर कम होगा तो संकुचन, बढ़ जाएगा तो वृद्धि बोलेंगे, उसको विस्तार बोलेंगे। अब देखिए, कीमत घटती है और मांग स्थिर रहती है। संकुचन है ना, तो संकुचन में क्या है, कीमत घटेगी लेकिन मांग स्थिर नहीं रहेगी। ठीक है, कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, ये भी नहीं होगा। कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। ठीक है, ये सही जवाब होगा। कीमत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और मांग क्या जरा घट जा रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे संकुचन। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग, देखिए मूल्य में अगर वृद्धि होगी तो गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होगी, तो देखिए मांग का नियम गिफिन के वस्तुओं में लागू नहीं होता। मांग का नियम क्या होता है, कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी और कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी, लेकिन गिफिन के वस्तु में उल्टा है, कीमत अगर घट गया तो मांग भी घट जाएगा, कीमत बढ़ गया तो मांग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूल्य में वृद्धि से, तो मूल्य बढ़ा तो मांग भी क्या होगा, बढ़ेगा। कहाँ पे ऑप्शन है, बढ़ जाती है, मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। अब अगला देखिए, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, सामान्य वस्तु का, तो याद रखिएगा सामान्य वस्तु क्या होता है कि इसमें वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, और इस कारण से इसका जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो यहाँ पे सही जवाब देख लीजिए क्या होगा, ऋणात्मक, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सही जवाब होगा। अब अगला सवाल देख लीजिए, मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग मात्रा में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है, बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इस चीज़ का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं जान करके इसको गलत करूँगा ताकि मैं दिखा दूंगा कि अगर आप इस क्विज में गलत करते हैं तब किस तरह का आपको रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, फिलहाल तो इसका जो सही जवाब होगा वो याद रखिएगा, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये तरीका है मांग की लोच को ज्ञात करने का, प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये वाला, लेकिन मैं जान करके इसमें गलती कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि अगर आप गलत करेंगे तो रिजल्ट कैसा शो करेगा। मैं इसे टिक कर देता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरह से रेड बन करके वो आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल देख लीजिए हम लोगों ने जो सही किया था वही सही है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको इस तरह से शो करेगा, और यहाँ पर आपने जो आंसर चुना है वो आपको शो करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? ठीक है, सभी से, प्रतिशत या अनुपातिक विधि, बिंदु विधि या कुल व्यय विधि। तो सही जवाब क्या होगा, इनमें से सभी। और मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन वो फर्स्ट में आ गया क्योंकि ये जगह चेंज होता है। अगर मैं इस क्विज को फिर से प्ले करूँगा तो फिर से इसके ऑप्शंस के जो प्लेस है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इसका अच्छा बात है, जहाँ पे आप जितने बार इस क्विज को प्ले करेंगे आपको प्ले करने में अच्छा लगेगा। और ये क्विज आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट झारखंड पाठशाला में, गूगल में आप सर्च करेंगे झारखंड पाठशाला आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कुछ दिन के बाद मिलेगा क्योंकि अभी मैंने सारा लिंक डिलीट कर दिया है गूगल से, तो अभी सर्च रिजल्ट पे अभी आपको झारखंड पाठशाला नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं डायरेक्ट लिंक आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि उससे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, विजिटर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं तो साइट थोड़ा डाउन चला जाता है। तो इस कारण से मैं अभी उसका लिंक आपको नहीं बताऊंगा। आप सर्च कीजिएगा झारखंड पाठशाला, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे जा करके आप
क्लास 12 का आर्ट्स का जो है ना बाकी सब्जेक्ट का भी आप क्विज़ जो है आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ पे ये तीनों विधि है। ठीक है, तीनों विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मांग की जो लोच है, ठीक है, उसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्विज़ जो है वो हो गया है समाप्त। और देख लीजिए रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। 39 में 38 सही किया हम लोगों ने, जिसमें से एक तो जानबूझ करके हम लोगों ने गलत किया था, चेक करने के लिए क्विज़ का जो मेथड है उस चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।